नमस्कार, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं रविवार है और प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, जिसमें आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखते हैं। उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे रहा हूँ, और अन्य जो प्रश्न है उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे चुका हूँ। तो दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए अपने हम मूल टॉपिक पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, याद रखें हमारा ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लोड होता रहता है। अगर आप चाहें तो वहाँ भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब आपके प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके बारी बारी से दूं। पहला प्रश्न है शमा सुल्ताना जी का। इन्होंने कहा कि ए ने अपने ज़मीन को, ए एक व्यक्ति है, उसने अपने ज़मीन को बी और सी के नाम पर वसीयत कर दिया। बी और सी दूसरा व्यक्ति है। इसी बीच में ए अभी जीवित है लेकिन सी मर गया। तो क्या उस सी की जो संपत्ति जिसके नाम पर वसीयत की गई थी उसके संपत्ति का उत्तराधिकारी बी होगा या उस संपत्ति का उत्तराधिकारी सी के वारिसान होंगे? उत्तर में मुझे कहना है दोस्तों, जब वसीयतकर्ता जिंदा रहता है वैसी स्थिति में अगर वसीयत ग्राही यानी वसीयत जिसने प्राप्त किया अगर उसकी स्वर्गवास हो जाती है, वैसी परिस्थिति में वसीयत को स्वतः निरस्त माना जाता है। यहाँ पर सी की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में सी की वसीयत निरस्त मानी जाएगी। अब वसीयतकर्ता पुनः चाहे तो अलग से एक वसीयत बनाए जो बी और सी के वारिसानों को दे, अन्यथा यह वसीयत प्रपत्र या वसीयत दस्तावेज या वसीयत डॉक्यूमेंट, जिसे आप बिल भी कहते हैं, इसे कैंसिल माना जाएगा। अगला प्रश्न है मंजू राणा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पति की कोरोना में मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में ही मुझसे पति का एटीएम कार्ड पति के भाई ने मांगकर मुझसे ले लिया और उससे काफ़ी पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए। जब बाद में मुझे जानकारी हुई तो मैंने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। क्या वह जो निकाला हुआ पैसा है जो मेरे पति के भाई ने निकाला वह मुझे वापस मिल सकता है? उत्तर में मुझे कहना है मंजू राणा जी, मिल सकता है। इसके लिए आपको मनी रिकवरी सूट फाइल करना होगा और यह साबित करना होगा कि एटीएम से पैसा आपके पति के बड़े भाई ने निकाला। इस प्रकार पति के बड़े भाई को मुद्दालय बनाते हुए, प्रतिवादी बनाते हुए आप अगर मनी रिकवरी सूट फाइल करेंगे तो निश्चित तौर पर न्यायालय आपका पैसा आपके पति के बड़े भाई हैं उनसे वापस करा देगा। अगला प्रश्न है मुकेश कुमार जी का। इन्होंने कहा कि 1989 में मैंने हरिजन जाति से एक जमीन का प्लॉट खरीदा। उसका 2014-15 तक रेंट रिसीट कट रहा था। अब मैं दाखिल खारिज कराने जाता हूं तो उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन नहीं होता है। मुकेश कुमार जी, उत्तर में मुझे कहना है कि जब आपका दाखिल खारिज हुआ ही नहीं तो आपका रसीद कैसे कट गया? रेंट रिसीट तब कटती है जब उसका दाखिल खारिज हो जाए। वह व्यक्ति जिससे आपने जमीन खरीदा वह हरिजन जाति का था। हरिजन जाति के जमीन बेचने के लिए एक प्रावधान है, जमीन बेचने के पहले यानी पूर्व अनुमति डीएम से लेनी पड़ती है कि मैं अपना जमीन बेच रहा हूं। अगर डीएम की अनुमति मिल गई, उसके अनुसार वो जमीन बेचा, वैसी परिस्थिति में दाखिल खारिज निश्चित तौर पर होगा। अगर पूर्व अनुमति आपके जमीन बेचने वाले ने ले ली थी डीएम महोदय से, तब आप उस पूर्व अनुमति का प्रमाण पत्र और अपना सेल डीड का दस्तावेज जो रजिस्टर्ड दस्तावेज जिससे आपने जमीन खरीदा, इस दोनों के साथ एक म्यूटेशन का आवेदन सीओ के कार्यालय में दें। परमिशन पिटीशन और सेल डीड का दस्तावेज देखने के बाद निश्चित तौर पर अंचलाधिकारी, जिसे आप सर्किल ऑफिसर कहते हैं, आपके नाम पर उस जमीन का दाखिल खारिज कर देंगे। बिना परमिशन पिटीशन के कोई भी हरिजन जमीन नहीं बेच सकता, कोई भी आदिवासी जमीन नहीं बेच सकता। अगला प्रश्न है मोहित कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि कोई भी व्यक्ति क्या एसडीएम कोर्ट में अपना आवेदन देकर वसीयत का दाखिल खारिज करा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है मोहित कुमार जी, वसीयत का पहले डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से प्रोवेट होता है। अगर आपने प्रोवेट करा लिया है तो प्रोवेट के साथ साथ उस वसीयत प्रपत्र की एक कॉपी अंचलाधिकारी के कार्यालय में दें, एसडीएम के कोर्ट में नहीं, चूंकि एसडीएम कोर्ट जो है अपीलाट कोर्ट होता है। मोहित जी, अगर आप अंचलाधिकारी के कार्यालय में वसीयत का प्रोवेट, वसीयत का प्रमाण पत्र जो वसीयत दस्तावेज आपके पास है, इसके साथ एक म्यूटेशन का आवेदन देंगे तो निश्चित तौर पर आपके नाम पर दाखिल खारिज उस जमीन का कर दिया जाएगा। बिना प्रोवेट का आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है हैदर अली साहब का। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक वसीयत है, लेकिन जो वसीयत से ज़मीन मैंने प्राप्त की है उस ज़मीन को दूसरे आदमी ने फर्जी तरीके से अपने नाम पर करवा लिया। अब उस ज़मीन को पाने के लिए मैं क्या करूं? हैदर अली साहब, वसीयत आपके पास है, उसका आप प्रोवेट कराएं। प्रोवेट अगर आपका हो गया है तो वसीयत और प्रोवेट दोनों को लेकर के आप सब जज के कोर्ट में जाएंगे या सिविल कोर्ट में जाएंगे। वहाँ जो फर्जी तरीके से अपने नाम पर जमीन को ट्रांसफर करा लिया है व्यक्ति, उस पर आप
टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेंगे। सभी तथ्यों को देखने के बाद कि यह वसीयतनामा अगर आपकी सही है, प्रोवेट आपके पक्ष में हुआ है, निश्चित तौर पर वह जो फर्जी तरीके से जमीन खरीदा उसके सेल डीड को, उसके डॉक्यूमेंट को खारिज करते हुए आपका जमीन आपको वापस दिला दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है डॉक्टर अनिल सोनी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या कोई किराएदार अपने नाम पर किराएदारी का रसीद कटवाकर उस किराए के दुकान या उस संपत्ति का मालिक बन सकता है, या किराएदार कब संपत्ति का मालिक बन सकता है? इसके उत्तर में मुझे कहना है डॉक्टर अनिल कुमार सोनी जी कि कोई भी किराएदार जो मालिक के परमिशन से किराए में उस संपत्ति पर रह रहा है, चाहे वो दुकान हो, मकान हो या ज़मीन हो, वो कभी भी मालिक नहीं बन सकता। इसे हम परमिसिव पोजीशन कहते हैं। अगर कोई मालिक अपने ज़मीन को, अपने घर को, अपने दुकान को किसी को किराए पर दे दिया तो ये मालिक की अनुमति से वह किराएदार उस मकान में है। किराएदारी का रसीद कटवा लेने के बाद भी चाहे वो 50 साल उस ज़मीन पर रह जाए, उस दुकान में रह जाए, फिर भी वह किराएदार ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है दुर्गेश एडीएमई जी का। उन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर किसी पत्नी का पति स्वर्गवास कर जाए और उस पत्नी के बाल बच्चे काफ़ी छोटे हैं, उन्हें बालिग होने में समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, वैसी परिस्थिति में जब बच्चे बालिग हैं, एक दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो क्या उनके बच्चे बालिग होने तक इंतजार करें उस पर केस करने का, या उसमें काफ़ी समय 12 साल से अधिक बीत जाएगा क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं? तो क्या एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जाधारी ज़मीन का मालिक बन सकता है? उत्तर में मुझे कहना है दुर्गेश जी नहीं। एक कब्जाधारी तब मालिक बन सकता है जब जिस मालिक का ज़मीन हो, अगर वह कॉम्पिटेंट हो, योग्य हो उस चीज़ को छुड़ाने के लिए। चूँकि यहाँ वो बच्चे नाबालिग हैं जिनकी ज़मीन को दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। नाबालिग व्यक्ति केस करने के लिए योग्य कॉम्पिटेंट नहीं होता। जब वो 18 साल के हो जाएंगे या बालिग हो जाएंगे, उस समय उस कब्जाधारी पर केस करके अपना कब्जा वापस ले सकते हैं। यह केस उनको सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर करना होगा कि आज मैं 18 साल का हो चुका हूं और आज से 6 माह की अवधि के अंदर में इस कब्जाधारी से मुझे ज़मीन वापस दिला दिया जाए। न्यायालय सभी तथ्यों को देखने के बाद कि आपकी वो ज़मीन है लेकिन दूसरा व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और बालिग आप अब हुए हैं, यानी 18 साल आपने अब पूरा की है, ऐसी परिस्थिति में उस कब्जाधारी से ज़मीन छुड़ा करके न्यायालय आप उस बच्चे को सुपुर्द कर देगा जिसकी संपत्ति नाबालिग में दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा यह प्रश्न उत्तर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह प्रश्न उत्तर सीरीज अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या है तो हमारे वीडियो को देख करके न्यायालय में जा करके अपने समस्या का निदान प्राप्त करें।